एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने माता पिता के साथ रहती थी। टुनटुनी के माता पिता एक बड़े कंपनी में छोटे पद पर काम किया करते थे। एक दिन दीपक चिड़े को कुछ बदमाश रोक लेते हैं। दीपक चिड़े, आप हमारी बात मान लो वरना तुम्हारे साथ ठीक नहीं होगा। नहीं, मैं गद्दारी नहीं कर सकता। मैं इस कंपनी में पिछले 18 साल से काम कर रहा हूँ। न जाने कितने मजदूरों का गुजारा उस कंपनी से होता है और तुम उसको बंद करवाना चाहते हो। दीपक चिड़े, तुम क्यों चिंता करते हो? हम तुम्हें इतना पैसा देंगे कि तुम्हें जिंदगी भर कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने एक बार मना कर दिया तो तुम लोगों को समझ में नहीं आता। मैं तुम लोगों के बुरे कामों में साथ नहीं दूंगा और न ही ऐसा होने दूंगा। तुम ये सपना देखना छोड़ दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। वो बदमाश कंपनी की महंगी मशीनों को लूटना चाहते थे, परंतु दीपक चिड़े के होते हुए वो ये काम नहीं कर सकते थे। इसलिए वो दीपक चिड़े को अपने जाल में फंसाने की खूब कोशिश करते हैं, परंतु दीपक चिड़ा साफ इनकार करते हुए वहाँ से चला जाता है। मालिक, ये चिड़ा तो बहुत ईमानदार है, ये हमारा साथ कभी नहीं देगा। नहीं दोस्तों, हम कंपनी को तो लूट कर ही रहेंगे और उसको चलाएंगे भी, लेकिन उससे पहले हमें दीपक चिड़ा को अपने रास्ते से हटाना होगा, फिर हमारा काम आसानी से हो जाएगा। फिर वे सभी बदमाश पक्षी दीपक चिड़े को मारने की योजना बनाते हैं। इधर दीपक चिड़ा घर जाकर अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है। दीपक जी, हम कल जाकर कंपनी के मालिक को सारी बातें बता देंगे, फिर वो बदमाश पकड़े जाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हम सबसे पहले मालिक से ही बात करेंगे और उन बदमाश पक्षियों को पकड़वा देंगे। ऐसे बातें करके वे पति पत्नी सो जाते हैं और इधर कालू कौवा और उसके दोस्त उन्हें मारने आ जाते हैं। इसके पहले कि ये हमारे बारे में किसी को बताए, इसके पूरे घर को जला दो। लेकिन मालिक, ऐसे में तो इसका पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। हम अकेले दीपक चिड़ा को भी तो मार सकते हैं। अपना मुंह बंद रख और इधर दे मशाल, मैं खुद ही आग लगाता हूँ। फिर कालू कौवा पूरे घर को आग लगा देता है और वे सब वहाँ से चले जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया जैसे तैसे करके तो बच जाती है, पर उसके माता पिता की वहीं पर मौत हो गई थी। मम्मी पापा, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं आप सबके बगैर कैसे रहूंगी। इस तरह रोते रोते उस छोटी बच्ची की रात वहीं पर निकल जाती है। सुबह को पड़ोस की आंटी टुनटुनी को अपने घर ले जाती है। वो उसे भोजन खिलाती है। ऐसे ही कुछ दिन तो बीत जाते हैं। सुनिए जी, हम कब तक इस टुनटुनी को अपने घर में रखेंगे? पहले से खर्चा कम था, जो एक और बढ़ गया। सुनो कोमल जी, जब तक इसका कोई जान पहचान या रिश्तेदार नहीं मिल जाता तब तक हमें इसे अपने घर में ही रखना होगा। मुझे तो नहीं लगता कि इसका कोई रिश्तेदार होगा जो इसको ले जाएगा। इस बला से तो सब दूर ही रहते हैं। फिर हम क्यों सहें? इस बला से हमें छुटकारा पाना ही होगा। ऐसे बातें कर वे पति पत्नी घर आते हैं और टुनटुनी चिड़िया को घर से बाहर निकाल देते हैं। छोटे चिड़िया, तुम कहीं भी जाओ, लेकिन हमारे घर लौटकर दोबारा मत आना। ये कहकर वे दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। टुनटुनी चिड़िया तो बहुत रो रही थी कि अब वो कहाँ जाए। ना तो वो किसी को जानती थी, ना उसका अपना घर था। मम्मा पापा, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अब मैं कहाँ जाऊंगी? हमारा घर भी पूरा जल गया है। उस रात टुनटुनी चिड़िया को समझ में आ गया था कि वो अनाथ है। उसका इस दुनिया में कोई नहीं है जिसके साथ वो रह सके, और वो यूं ही उल्टी दिशा में उड़ी जा रही थी। रात भी काफ़ी गहरी हो चुकी थी और टुनटुनी चिड़िया को बहुत तेज भूख लग रही थी। अगर थोड़ा भोजन मिल जाता तो मेरी भूख शांत हो जाती और मैं इस पेड़ के नीचे ही सो जाती। वो ऐसे सोच रही थी, तभी उसे बड़े कचरे के ढेर में थोड़ा भोजन दिखाई देता है।
और वो कचरे से भोजन निकाल कर खाने लगती है। वो भोजन खा ही रही थी कि तभी जोरों से बारिश होने लगती है। अरे बाप रे, भोजन तो बारिश से भीग रही है, मुझे बारिश से बचना होगा। बारिश तेज होने लगती है। ऐसे में टुनटुनी चिड़िया कहाँ जाती। वो रात भर वहीं पेड़ के नीचे बैठी रहती है, परंतु बारिश अभी भी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बस ये बारिश बंद हो जाए, फिर हम कंपनी की सारी महंगी मशीनें चुरा लेंगे और अमीर पक्षी बन जाएंगे। है मालिक जी, मैंने भी देखा है, बहुत महंगी महंगी मशीन है इस कंपनी में। और वे सब बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे। इधर टुनटुनी चिड़िया बारिश में भीगने की वजह से बीमार पड़ जाती है। उसे बहुत तेज बुखार हो गया था। मुझे तो बहुत तेज बुखार है। अगर किसी सुरक्षित स्थान पे ना गई तो मेरी तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ जाएगी। ऐसे टुनटुनी बारिश से बचने के लिए कोई जगह तलाश कर रही थी और वो उड़ते उड़ते उसी कंपनी में आ जाती है और एक कोने में चुपचाप बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद बारिश भी रुक जाती है। बारिश रुकते ही कालू कौवा अपने साथियों के साथ वहां आता है। चलो चलो जल्दी से करो, जब तक चपरासी नींद से जागे तब तक ताला तोड़ दो और अंदर की मशीनें बाहर लाओ। मैं तब तक यहीं गाड़ी के पास रुकता हूँ। वो सब ऐसे बातें कर रहे थे कि वहीं बैठी टुनटुनी चिड़िया उनकी बातें सुन रही थी। अरे बाप रे, ये सब तो मशीनें चुराने आए हैं। मुझे जल्दी से किसी को बताना पड़ेगा, वरना ये चोर सब लेकर भाग जाएंगे। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया चपरासी पक्षी के पास जाती है और वो चपरासी पक्षी को जगाने की कोशिश करती है, परंतु चपरासी पक्षी तो घोड़े बेचकर सोया हुआ था। चपरासी काका आँख खोले, देखे चोर चोरी कर रहे हैं, सारी महंगी मशीनें ले जा रहे हैं। अब मैं क्या करूं? चपरासी काका तो जागने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। फिर टुनटुनी चिड़िया तेजी से उठती है और वो कुछ पक्षियों को वो बातें बता देती है। बेटी, अच्छा हुआ जो तुम यहाँ पर आ गए। मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ और कंपनी के मालिक को भी, फिर वे चोर को आकर पकड़ लेंगे। मिट्ठू चाचा जल्दी करिए, वरना वो चोर चोरी करके भाग जाएंगे। फिर मिट्ठू तोता पुलिस को कॉल कर देता है। पुलिस वाले बड़े होशियारी से वहां आकर उन्हें पकड़ लेते हैं। अरे बाप रे, ये पुलिस यहाँ कहाँ से आ गई? किसने बुलाया आपको? बदमाश चोर, तुम्हें क्या लग रहा था तुम कंपनी को लूट कर भाग जाओगे? अब सरना जेल के अंदर जिंदगी भर। बेटी, आज आपके कारण मेरी कंपनी बंद होने से बच गई, वरना मैं तो बर्बाद हो जाता। क्या कहा? हम इन छोटी सी बच्ची के कारण पकड़े गए? मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। मालिक, ये उसी चिड़े की बच्ची है जिसके घर में आपने आग लगाई थी। पता नहीं ये कैसे बच गई और हमें पकड़वा दिया। बहुत बढ़िया, अच्छा हुआ एक और गुनाह कबूल कर लिया तुमने। अब जीवन भर चक्की पीसोगे जेल के अंदर। अब चलो। फिर पुलिस पक्षी उन्हें डंडे मार मार कर अपने साथ ले जाती है और इधर कंपनी के मालिक को टुनटुनी पर बहुत दया आती है। बेटे, मैं दीपक चिड़े को अच्छे से जानता था। मुझे खबर मिली कि उन हादसे में आप सभी की जान चली गई, वरना मैं आपको ऐसे भिखारियों की तरह नहीं रहने देता। अंकल जी, मुझे अपने माता पिता के घर में ही रहना है, वही मेरे माता पिता की आखिरी निशानी है। आप चिंता न करो, मैं उस घर को पूरी तरह नया बनवा दूंगा। फिर तुम उसी घर में रह पाओगी, लेकिन जब तक तुम मेरे साथ चलो तब तक तुम्हारी तबीयत ठीक न हो जाती। फिर मालिक टुनटुनी चिड़िया को अपने साथ ले जाता है और उस जले हुए घर को ठीक करवा देता है। फिर टुनटुनी खुशी खुशी अपने उसी घर में रहने लगती है। एक बहुत ही खूबसूरत जंगल में सभी पक्षी अपने जीवन के दिन गुजार रहे थे, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जंगल के सभी पक्षी बारिश में खूब मज़े कर रहे थे। वे सभी टाइम से अपना अपना घर बना लिए थे और अनाज भी काफ़ी ज़्यादा जमा कर रखे थे।
उन्हीं पक्षियों में से एक लाडो चिड़िया भी थी जो अपने दो बेटे गोलू और भोलू के साथ रहती थी। गोलू और भोलू अभी बहुत छोटे थे, इसलिए वे अभी उड़ नहीं सकते थे। गोलू और भोलू, बेटा तुम दोनों घोंसले में ही रहना, बाहर मत जाना। देखो बारिश बहुत तेज है, तुम दोनों अभी उड़ नहीं सकते, मैं थोड़ी ही देर में आ जाऊंगी। ओके मम्मा, हम घोंसले में ही रहेंगे, आप बिल्कुल भी चिंता न करें। फिर लाडो चिड़िया उड़ते उड़ते दूसरे जंगल में चली जाती है। तभी उसे एक सारस नजर आता है जो एक डाल के नीचे फंसा हुआ था। वो लाख कोशिश के बावजूद उससे नहीं निकल पा रहा था। लाडो चिड़िया सारस की मदद करने के लिए उसके पास चली जाती है। अरे सारस भाई, भला आपको क्या हुआ है? आप ऐसे कैसे डाल के नीचे फंस गए हैं? रुकिए, मैं अभी आपको बाहर निकालती हूँ। अरे बहुत बहुत धन्यवाद लाडो चिड़िया, तुमने मेरी बहुत सहायता की। मुझे मेरे साथ वाले जंगल के उल्लुओं ने यहाँ फंसा दिया था। वे उल्लू बहुत शैतान है, मैं कब से ऐसे ही पड़ा हुआ था, कोई भी मेरी मदद को नहीं आया। तुम तो बहुत अच्छी हो, तुमने मेरी मदद की है। कोई बात नहीं, मैं तो यहाँ से गुजर रही थी, आपको देखा तो आपकी सहायता के लिए यहाँ आ गई। अब मैं चलती हूँ, घर पर मेरे बच्चे अकेले हैं और आपको तो पता है बारिश अभी भी हो रही है। जाओ जाओ चिड़िया, तुमने मेरी बहुत सहायता की है, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। लाडो चिड़िया वहाँ से निकल जाती है और अपने घोंसले में पहुँच जाती है जहाँ गोलू और भोलू उसका इंतजार कर रहे थे। मम्मा, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अगर बारिश ऐसी ही होती रही तो हम बहुत मुसीबत में आ जाएंगे। नहीं बेटा, आप बिल्कुल भी चिंता ना करो, आपकी मम्मा आपके पास है ना, मैं तुम लोगों को किसी भी मुसीबत में नहीं आने दूंगी। बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बादल भी खूब बरस रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे बादल ही फट पड़े हैं। अब तो जंगल में पानी ही पानी था। जंगल के सभी पक्षी बहुत ही चिंतित हो गए थे। लगातार बारिश की वजह से उनकी जिंदगी काफी कठिन हो गई थी। एक समय के बाद तूफान भी आ गया। तूफान बहुत ही तेज थी। लाडो चिड़िया अपने दोनों बच्चों को अपने गले से लगाकर रखती है। तभी वो पैर हिलने लगता है और उसका घर पानी में गिर जाता है। लाडो पर तो जैसे कयामत ही टूट पड़ती है। लाडो चाह के भी कुछ नहीं कर पाती। बचाओ बचाओ, कोई मेरे बच्चे को बचाओ, खुदा के वास्ते कोई मेरे बच्चे को बचाओ। देखो नीचे पानी में गिर गए हैं, रहम करो, कोई खुदा के वास्ते मेरे बच्चे को बचाओ। देखो नीचे पानी में गिर गए हैं। लाडो की आवाज़ सुनकर सभी पक्षी वहाँ पर जमा हो जाते हैं। लाडो, नीचे बहुत ज्यादा पानी है, अगर हम कोशिश किए तो हम भी नीचे पानी में डूबकर मर जाएंगे। कोई चाह कर भी लाडो चिड़िया की मदद नहीं कर सकता था। लाडो चिड़िया तो माँ थी, इसलिए उसे लगा कि उसके बच्चे पानी में डूबकर मर गए हैं। इसलिए उसे ये बात का सदमा लग गया और वो बीमार हो गई। जंगल के डॉक्टर बंटी ने उसकी अच्छे से इलाज की, पर वो ठीक न हो सकी। सभी पक्षी लाडो चिड़िया के लिए बहुत परेशान थे, पर लाडो चिड़िया को अपने बच्चे की दुख खाया जा रहा था। देखो दोस्तों, लाडो ऐसे ठीक होने वाली नहीं है। मेरे ससुराल वाले जंगल में एक चील वैद्य जी रहते हैं, वे बहुत बुद्धिमान हैं। मेरे ख्याल से उन्हें लाना चाहिए, वे लाडो की बीमारी का कोई उपाय निकाल सकते हैं। सबको कबूतर की ये बात बहुत पसंद आई और कबूतर उनको लेने चला जाता है। इधर चिड़िया के बच्चे पानी में तैरते तैरते दूर निकल जाते हैं, जहाँ उसे एक सारस देख लेता है। सारस जब छोटे छोटे बच्चे को पानी में डूबते हुए देखता है तो वो उसे फौरन निकाल लेता है। अरे बच्चों, तुम लोगों को क्या हो गया? तुम सब ऐसे पानी में कैसे गिर गए हो? गोलू और भोलू सारस को सब बताते हैं कि वे कैसे बारिश और तूफान के कारण पानी में गिर गए हैं और वे कैसे अपने जंगल से बहुत दूर आ चुके हैं। सारस अंकल, मेरी मम्मा बहुत परेशान हो रही होगी, प्लीज आप मुझे मेरी मम्मा के पास पहुंचा देना। हाँ, हम कुछ करते हैं। आपकी मम्मा का नाम क्या है और वो किस दिशा में रहती है? तभी मैं तुमको अपनी मम्मा के पास ले जा सकूंगा। हमें दिशा का तो नहीं पता, पर उनका नाम लाडो चिड़िया है। अरे तुम दोनों लाडो चिड़िया के बच्चे हो, तुम्हारी मम्मा तो बहुत अच्छी है।
उन्होंने मेरी एक दिन बहुत हेल्प की थी। ऐसा करो, तुम दोनों मेरे पास कुछ दिन रह जाओ। जैसे ही बारिश कम होगी मैं तुम दोनों को अपनी मम्मा के पास छोड़ आऊंगा। गोलू और भोलू बारिश कम होने तक सारस के पास रहने लग जाते हैं। वैद्य चील लाडो चिड़िया को देखने के लिए दूसरे जंगल से आ जाते हैं। वैद्य चील चिड़िया का अच्छे से चेकअप करते हैं। देखो पक्षियों, लाडो चिड़िया को बच्चे खोने का बहुत गम है। मैं इसे कोई भी जड़ी बूटी दे दूं पर वो असर नहीं करने वाली। इसके बच्चों का इसे सदमा लग गया हुआ है। प्लीज कोई मेरे बच्चे को कहीं से भी ला दे। मुझे कुछ भी नहीं हुआ, बस मेरे बच्चों की मुझे बहुत याद आ रही है। मेरे बच्चे गोलू भोलू। मुझे तो लगता है चिड़िया को दवाई से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जब तक ये अपने बच्चों का दुख अपने दिल से न निकाल देती। ये ठीक नहीं हो सकेगी। हाँ, तुम सही कह रहे हो। हम तो सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं कि ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए। चलो बच्चों, आज हम तुम्हारी मम्मा के पास जाएंगे। तुम दोनों मेरे पीठ पर बैठ जाओ क्योंकि तुम दोनों उड़ नहीं सकते। मैं तुम्हारी मम्मा के पास ले जाऊंगा। सारस गोलू और भोलू को आहिस्ता आहिस्ता उड़ाकर उसके अपने जंगल की तरफ लेकर चलता है। लेकिन धीरे धीरे चलते चलते सारस उनको उसके जंगल पहुंच जाते हैं। सारे पक्षी ऐसे गोलू और भोलू को देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि वे समझ रहे थे कि वे दोनों पानी में डूबकर मर गए होंगे। जैसे ही लाडो अपने बच्चे गोलू और भोलू को देखती है उसकी बीमारी तो फौरन ही भाग जाती है। वो भागकर अपने दोनों बच्चों को गले लगा लेती है। कहाँ चले गए थे तुम दोनों? आप दोनों को पता है आप दोनों की मम्मा को आपके बगैर कैसी हालत हो गई थी? अरे चिड़िया बहन, ये दोनों तो पानी में डूब रहे थे और मैंने देख लिया, इसलिए इन दोनों को बचा लिया। ये सुनकर मुझे और भी अच्छा लगा। याद है ना आपको, आपने भी मेरी मदद की थी। जी मुझे याद है सारस जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे बच्चों की जान बचाई, वरना मैं तो गम से ही मर जाती। सही कहते हैं कालू, माँ का प्यार बहुत ही सच्चा होता है। अभी तो जैसे लाडो मरने ही वाली थी, पर देखो बच्चे को देखकर इसकी बीमारी तो रफू चक्कर हो गई है। ऐसे लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो इसको। हाँ सही कह रही हो। देखो लाडो चिड़िया कितनी खुश है, माँ ऐसी होती है। और ऐसे सब हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि माँ बाप का प्यार सबसे सच्चा होता है। जब हम परेशानी में आते हैं तो वे भी परेशानी में आ जाते हैं। आओ आओ करी चावल ले लो, करी चावल 20 रुपये प्लेट। आओ आओ करी चावल ले लो। अरे ओ रानो चिड़िया, ला मुझे 1 प्लेट कढ़ी चावल दे। आज मेरे दोस्त ने मुझे अंग्रेजी शराब दी है तो मैं उससे कढ़ी चावल के साथ पीऊँगा। ओ दीपक के बच्चे, मैंने ये करी चावल बेचने के लिए रखे हैं, ना कि मुफ्त में बांटने के लिए। तू जा यहाँ से, तुझे शर्म नहीं आती? घर में बच्चों के सामने बैठकर शराब पिएगा। तेरी इतनी हिम्मत जो तू मुझसे जुबान लड़ाएगी? रुक, मैं अभी बताता हूँ तुझे। ये कहकर रानो चिड़िया का पति उसके ठेले को पलटा देता है और सारा सामान फैला देता है। रानो चिड़िया का पति शराबी था। वो कोई काम धंधा नहीं करता था, बस अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पिया करता था। ये सब देखकर रानो चिड़िया को बहुत गुस्सा आता था, पर वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। बाहर जाकर काम भी नहीं कर सकती थी क्योंकि वो अपने दोनों बच्चों को किसी के भरोसे नहीं छोड़ना चाहती थी। पर उसे अपने बच्चों का पेट पालने के लिए कुछ तो करना ही था, इसलिए वो अपने घर के बाहर ही कढ़ी चावल का ठेला लगाना शुरू कर दिया। आओ आओ कढ़ी चावल ले लो, सबसे सस्ते सबसे अच्छे कढ़ी चावल ले लो, ताजे ताजे कढ़ी चावल ले ले। आओ आओ। तभी उसका पति दीपक चिरा उसके ठेले पर आता है। ए चल जल्दी से मुझे कढ़ी चावल दे, आज मेरा दोस्त भी आने वाला है, साथ में बैठकर शराब पीऊँगा। ओ दीपक के बच्चे, मैंने ये कढ़ी चावल बेचने के लिए रखे हैं, ना कि मुफ्त में बांटने के लिए। तू जा यहाँ से, और तुझे शर्म नहीं आती? घर में बच्चों के सामने बैठकर शराब पिएगा। चले जाओ यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा तुम मुझसे जुबान चलाती है, रुक मैं अभी बिकवाता हूँ तुम्हारा कढ़ी चावल।
ये कहकर रानो का पति ठेला को पलटा देता है, जिससे कढ़ी चावल जमीन पर फैल जाते हैं, जिस वजह से अब वो बेचने लायक नहीं रहे थे। ले और बेच ले कढ़ी चावल। और हाँ, तुम अपनी उस मनहूस बेटी को लेकर अपने साथ चली जाना मेरे घर से। मैंने तुझसे 2 बेटा मांगा था, पर तुमने मेरे सर पे रख दिया उस एक बेटी को। जरा तुम बताओ, तुमने कौन सी जिम्मेदारी पूरी की है? तुम करते भी क्या हो पूरा दिन शराब पीने के बजाय? मेरे दोनों बच्चे भूखे प्यासे मेरी मदद करते हैं, पर तुम्हें मेरी मेहनत की तो कदर नहीं। कान खोलकर सुन लो तुम्हारी एक बात, तुम चाहे कुछ भी कर लो, पर मैं और मेरे बच्चे घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि इस घर को हम मेहनत से चलाते हैं, तुम नहीं। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे जुबान लड़ाएंगी? आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर दीपक चीरा रानू चिड़िया को पकड़कर अपने घर ले आता है और उसे डंडों से बुरी तरह पीटने लगता है। ये देखकर दोनों बच्चे सहम गए। तभी उसकी बेटी गुड़िया ने अपने पिता को रोकने की कोशिश की। प्लीज पापा छोड़ दो मम्मा को, मत मारो मम्मा को, छोड़ दो उन्हें, प्लीज पापा मत मारो मम्मा को। पर दीपक चीरा गुड़िया को भी पीटने लगता है, जिस वजह से गुड़िया के सर पर चोट आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ उसका दोस्त भी घर के बाहर आ गया था, जो उसका इंतजार कर रहा था। तभी दीपक चीरा अपने दोस्त के साथ शराब की बोतल लेकर बाहर जाने लगा। अरे दोस्त, आ गया तू? चल बाहर ही पीते हैं, इस मनहूसों ने मेरा मूड पूरा खराब कर दिया। अरे कहाँ जा रहे हो आप? मेरे साथ चले, गुड़िया को बहुत चोट लगा है, इन्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा। रानो की बात को अनसुना कर दीपक चीरा वहां से चला जाता है और गुड़िया जमीन पर पड़ी हुई थी। रानो को भी बहुत चोटें आई थी, पर वो फिर भी हिम्मत कर उठती है। वो किसी भी तरह अपनी बेटी को अस्पताल लेकर आई, जहां डॉक्टर बुलबुल ने उसका इलाज किया और कुछ देर में गुड़िया को होश भी आ गया। रानो, ये लो कुछ दवाई है, ये बाहर मेडिकल से खरीद लेना। अब तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक है। और हाँ, 1 हफ्ते तक इसकी पट्टियाँ बदलवाने के लिए यहाँ लाना होगा। फिर रानो वो दवाई की पर्ची ले लेती है। रानो उस दवाई के पर्ची को देखती है, उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। ये देखकर डॉक्टर बुलबुल ने उससे कहा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? कोई परेशानी है क्या? मैडम जी, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरा पति सारा दिन शराब पीकर पड़ा रहता है, और मेरी बेटी की इस हालत का जिम्मेदार भी वही है। समझ नहीं आ रहा कि मैं अब अपनी बेटी के लिए ये दवाइयाँ कैसे खरीदूंगी। मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। ये कहकर रानो जोर जोर से रोने लगती है। उसे रोता हुआ देख डॉक्टर बुलबुल को उस पर दया आ जाती है और वो अपने पास से सारी दवाइयाँ दे देती है रानो चिड़िया को, वो भी मुफ्त में। मैडम जी, आप नहीं जानती आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है, मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगी। अरे आप इतना मत सोचो, आप मुझे ये बताओ कि आपके घर का खर्चा कैसे चलता है? आप अपने बच्चों को स्कूल भेजती हो या फिर नहीं? कहाँ से मैडम जी, पेट भरकर खाना तो खिला नहीं सकती, तो स्कूल कहाँ से भेजूंगी। और आपको बताया तो था, मेरा पति शराब पीता है और वो उल्टा मेरे पैसे भी शराब में उड़ा देता है। अच्छा, वैसे तुम क्या काम करती हो? मैं कढ़ी चावल बनाकर बेचती हूँ, पर आज उस करम जले ने सब तोड़ फोड़ दिया और कढ़ी चावल जमीन पर फैला दिया। अब तो कल के लिए बेचने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। अच्छा, तुम चिंता मत करो, वैसे कढ़ी चावल तुम अच्छा तो बनाती हो ना? क्यों ना तुम मेरे हॉस्पिटल के बाहर ही कढ़ी चावल का ठेला लगाना शुरू कर दो। ऐसे हमारे यहाँ के डॉक्टर पक्षी भी तुम्हारे यहाँ से खाना खरीद लिया करेंगे और तुम्हारा काम भी अच्छा चलता रहेगा। हाँ, ये बात तो आप ठीक कह रही है मैडम जी, इससे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन सबसे अच्छा तो तब होगा जब तुम अपने दोनों बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजोगी। ठीक है मैडम जी, फिर तो मैं अपने दोनों बच्चों का दाखिला एक अच्छे स्कूल में करा दूंगी। फिर उसके बाद रानो चिड़िया हॉस्पिटल के बाहर ही अपने कढ़ी चावल का ठेला लगाने लगती है और वो अपने दोनों बच्चों का दाखिला भी एक अच्छे स्कूल में करा देती है।
ऐसे ही एक दिन कालू कौवा और रानो चिड़िया का पति दीपक शराब पी रहे थे। तभी ज्यादा नशे में होने की वजह से रानो का पति वहीं गिर जाता है। तब कालू उसके सारे पैसे लेकर वहां से भाग जाता है। कुछ देर बाद जब दीपक चिड़े की आंख खुलती है तो उसे सब कुछ याद आता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी पत्नी रानो के पास आता है और वो रानो से माफ़ी मांगता है। रानो चिड़िया उसे माफ़ कर देती है। फिर उसके बाद दीपक चिड़ा ही जाकर कढ़ी चावल बेचने लगता है। अरे दीपक चिड़े, आज रानो चिड़िया नहीं आई। चलो कोई बात नहीं, तुम मुझे 2 प्लेट कढ़ी चावल दे देना। अरे भाई, 1 प्लेट मुझे भी पैक करके दे देना। इस तरह दीपक के आते ही उसकी सारी कढ़ी चावल बिक जाती है और उसकी अच्छी कमाई हो जाती है। दोपहर के समय गुड़िया अपने पापा के लिए खाना लेकर आती है। पिताजी, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ, आप खाना खा ले, तब तक मैं कढ़ी चावल बेच देती हूँ। ठीक है बेटी, तुम कढ़ी चावल बेच लो, पर ध्यान से सबको अच्छे से देना। सभी को एक बराबर ही कढ़ी और चावल देना। फिर गुड़िया कढ़ी चावल बेचने लगती है और दीपक चिड़ा भोजन करने लगता है। भोजन खाने के बाद वो कहता है, ठीक है बेटी, अब मैंने भोजन कर लिया है, ये ले अब तू घर जा। लेकिन पापा, आपने मुझे इनाम तो दिया ही नहीं। तुम्हें क्या इनाम चाहिए बेटी? ये ले तेरा इनाम, मैं तो भूल ही गया था। फिर दीपक चिड़ा अपनी बेटी को कुछ पैसे देता है। उसे लेकर गुड़िया अपने घर आती है। तुम आ गई गुड़िया बेटी, ये लो तुम भी खाना खा लो, मैं भोजन परोस दी हूँ, तुम दोनों बैठकर खा लो। इसी तरह हंसी खुशी उसके दिन गुजर रहे थे। एक दिन गुड़िया अपने पापा के लिए भोजन लेकर जाने ही वाली थी कि तभी वहाँ लूसी कबूतरी आ जाती है। अरे गुड़िया, तेरी माँ कहाँ है? जल्दी से उसे लेकर अस्पताल चल। तेरे पापा के ऊपर गरम गरम कढ़ी गिर गई है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा जल गए हैं और जंगल के पक्षियों ने उसे अस्पताल पहुंचा दिया है। फिर चिड़िया गुड़िया लूसी कबूतरी के साथ जल्दी जल्दी अस्पताल पहुंचती है। डॉक्टर, ये लो मेरी गुल्लक, इसमें से सारे पैसे ले लो और मेरे पापा को ठीक कर दो। घर के सारे पैसे दीपक चिड़े के इलाज में खर्च हो जाते हैं और कुछ दिन बाद उसे होश आता है। तब रानो चिड़िया उससे मिलने आती है। ये सब कैसे हो गया जी? आप देखकर काम क्यों नहीं करते? पता नहीं रानो, ये सब कैसे हो गया, मैं आज तक ऐसे कभी नहीं जला था। ज्यादा मत बोलो जी, क्योंकि डॉक्टर ने आपको कुछ दिनों तक आराम करने के लिए कहा है। लेकिन रानो, घर का खर्चा कैसे चलेगा? अभी कढ़ी चावल की दुकान भी बंद हो रही है। पापा, आप चिंता न करें, मैं कढ़ी चावल बेच लूंगी, मुझे कढ़ी चावल बेचने आता है। बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए। ठीक है गुड़िया, अब तू भी मेरे साथ कढ़ी चावल बेचने में मेरी मदद किया करना। फिर गुड़िया कढ़ी चावल बेचने में अपनी माँ की मदद करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन उसके पास एक पक्षी आता है। क्या आकाश चिड़ै की कढ़ी चावल की दुकान यही है? हाँ यही है, कहिए क्या बात है? वो मेरे सेठ जी को कढ़ी चावल बनवाने हैं, क्योंकि उसके पोते का जन्मदिन है और वो आकाश चिड़ै से ही कढ़ी चावल खाए थे। हाँ बन जाएंगे, वो क्या है ना, मेरे पिता की अभी थोड़ी तबीयत खराब है, तो हम दोनों माँ बेटी ही कढ़ी चावल बेच रही है। आप अपने सेठ का पता दे दीजिए, मैं उनके घर पहुँचा दूंगी। फिर वो पक्षी उन्हें एडवांस देकर और घर का पता देकर वहाँ से चला जाता है। ये देखकर वे दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर वे कढ़ी चावल बनाने में जुट जाती है। कुछ ही देर में वे कढ़ी चावल बनाकर तैयार कर देती है और गुड़िया चिड़िया उससे उस पते पर पहुँचा देती है। सेठ जी वो कढ़ी चावल लेने के बाद बाकी का पैसा भी दे देता है। फिर गुड़िया वो पैसा लेकर अपने घर आती है और वो पैसा अपने पापा को देकर कहती है, पिताजी ये लीजिए 5,000 रुपये, मैं और माँ ने मिलकर एक सेठ के लिए कढ़ी चावल बनाए हुए थे, उन्हीं के ये पैसे हैं। एक साथ इतने सारे पैसे देखकर दीपक चिड़ा बहुत खुश होता है।
गुड़िया बेटी, ये तुम्हारी और तुम्हारी माँ के मेहनत का नतीजा है, वरना हम तो आज बर्बाद हो गए होते। कुछ दिनों बाद दीपक चिरा बिल्कुल ठीक हो जाता है और वह फिर से कढ़ी चावल बेचने लगता है। अब तो रानू चिड़िया उसे कढ़ी चावल बेचने में मदद करती है। इस तरह वे सब कढ़ी चावल बेचकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।